अब ये रेसिड्यू मतलब एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, ये तो कंसेप्ट हमारे समझ में आ गई। इसके बाद रेसिड्यू एग्जैक्टली क्या होता है दैट वी हैव टू डिस्कस्ड इन अ डिटेल। ठीक है, रेसिड्यू मतलब क्या होता है, सपोज आप यहाँ पे देखो CHR यूनिट्स जो होते हैं जो बाद में बाकी रह जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद। अब यहाँ से अगर मैंने ग्लाइसिन से कहा तो OH निकल जा रहा है, मतलब NH2 यहाँ पे CH और ये C डबल बॉन्ड O। ये क्या है यहाँ पे, ये ग्लाइसिन का क्या है, रेसिड्यू है। ये ग्लाइसिन का क्या बना, रेसिड्यू। CHR यूनिट निकल जाने के बाद, मतलब CHR मतलब क्या है कि CHR यूनिट जो बचता है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद जो बचता है CHR यूनिट, उसे क्या बोलते हैं वहाँ पे, रेसिड्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन जाने के बाद NH CH3 COOH, वो क्या रहेगा फिर नीचे, रेसिड्यू रहेगा। सो ये रेसिड्यूज एक दूसरे को अटैच करते हैं और वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आगे उन्होंने और भी कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे एंड जो होता है, फ्री एंड्स जो होते हैं तो चेन फॉर्म होती है। अब ये तो पॉलीपेप्टाइड बेसिकली नहीं है, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ये नहीं है, ये तो डाईपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे भी पॉलीपेप्टाइड जब होती है तो एन टर्मिनल, C टर्मिनल, ये आपको ध्यान में रखना है। एन टर्मिनल एग्जैक्टली क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे लिया है ये पार्ट कहाँ से है, ये पार्ट है आपके ग्लाइसिन का पार्ट है। ठीक है, सो ये ग्लाइसिन के पार्ट में NH2 यहाँ पे है, मतलब अमाइनो ग्रुप है। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन टर्मिनल ऑफ ग्लाइसिन। ये क्या है यहाँ पे, एन टर्मिनल ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का क्या है ये, एन टर्मिनल यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब ग्लाइसिल एलानाइन में। ठीक है, ग्लाइसिल एलानाइन क्यों कहा है, बिकॉज ग्लाइसिन एंड एलानाइन को आपने अटैच किया है, दैट इज़ वाई। अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये अलानाइन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे COOH दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। जब कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई देता है तो यहाँ पे इसे कहा जाता है C टर्मिनल, ये C टर्मिनल। बट ये C टर्मिनल किस पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड का है, C टर्मिनल है अलानाइन का, C टर्मिनल है अलानाइन का। बिकॉज अलानाइन का जो NH टर्मिनल है वो तो बॉन्डिंग में चला गया है। जो फ्री एंड्स वहाँ पे मिलते हैं ना, जब मतलब पेप्टाइड लिंक फॉर्म होती है या डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड जो भी फॉर्म होते हैं, फॉर्म होने के बाद जो फ्री एंड्स दोनों तरफ आपको मिलते हैं वो उनको आपको बाइफर्केट करना है C टर्मिनल और N टर्मिनल में। C टर्मिनल कब कहोगे, अगर इस तरीके का फ्री एंड है और यहाँ पे पेप्टाइड लिंक फॉर्म हुई है तो ये हुआ आपका C टर्मिनल ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड। यहाँ पे NH2 है तो ये हुआ आपका N टर्मिनल ऑफ रिस्पेक्टिव अल्फ़ा अमीनो एसिड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से C एंड N टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू के बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है पॉलीपेप्टाइड के बारे में, पॉलीपेप्टाइड कैसे फॉर्म होगा। अब आपको पता चला होगा कि ये तो डाईपेप्टाइड है क्योंकि दो जो यूनिट्स है डिफरेंट अल्फ़ा अमीनो एसिड के यूनिट्स हमने कनेक्ट कर लिए हैं। सो इट इज़ नथिंग बट अ डाईपेप्टाइड। सो इसे क्या कहा जाएगा, ग्लाइसिल अलानाइन उसे कहा जाएगा, ग्लाइसिल अलानाइन। ठीक है, सो इसमें आपको अगर पूछा किसी ने कि कहाँ पे है इसका एन टर्मिनल, कहाँ पे है इसका C टर्मिनल, तो यू विल हैव टू आंसर दैट इन वेल कि एन टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अमाइनो यूनिट है तो इसे एन टर्मिनल कहा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है तो इसे C टर्मिनल वहाँ पे कहा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन्स का जो भी पेप्टाइड बॉन्ड है, जो भी बेसिक है उसके बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही था। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स का पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट तो बहुत अच्छे से किया है। देन वी विल बी नाउ मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो टाइप्स हैं वो हमें देखने हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट में लिखूँगी, एक्सप्लेन करूँगी आपको, एंड दैट यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन इन वेरी वेल, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे। दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजी, बट यू शुड नो दैट
कि प्रोटीन के पार्ट एग्जैक्टली क्या क्या है, प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे या हम बोल सकते हैं कि लाइक मोलेकुलर शेप बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या किया है, प्रोटीन्स को बाइफरगेट किया है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. अब यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड पहले तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं. ये टाइप्स किस चीज़ पे बेस्ड है, मोलेकुलर शेप. मोलेकुलर शेप कैसा है, वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसका मोलेकुलर शेप कैसा है. तो मोलेकुलर शेप पे दो पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे. एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है इट इज़ स्पेरिकल इन शेप, लाइक ये स्पेरिकल शेप में वहाँ पे होते हैं. और उन्होंने ये कहा है कि दे जस्ट कॉइलिंग अराउंड. पॉलीपेप्टाइड वो कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल तो वहाँ पे स्पेरिकल शेप में रहते हैं, एक दूसरे में ऐसे कॉइलिंग वहाँ पे वो बना लेते हैं. ठीक है. सो दैट दे कैन लिंक अप टू ईच अदर एंड विद अ पॉलीपेप्टाइड लिंक. सोल्यूबल इन वाटर. ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वाटर में सोल्यूबल होता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री. एग्जाम्पल है यहाँ पे इंसुलिन है. इंसुलिन एक अल्ब्यूमिन जो होता है वो भी वहाँ पे एक वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है. सीरम अल्ब्यूमिन एंड लेग्यूमेलिन करके जो एक प्रोटीन होता है जो पल्सेस वगैरह होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये है लेग्यूमेलिन करके. नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फाइब्रस प्रोटीन करके. फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं दे आर इलोंगेटेड एंड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनके इस तरीके से होते हैं विद अ पैरेलल वो अरेंजमेंट. ठीक है. मतलब उनकी जो पॉलीपेप्टाइड बनती है ना वो भी ऐसे ही पैरेलल एक दूसरे से वो पैरेलल होके ही बनती है. कैसे बनेगी बताती हूँ. पैरेलल टू ईच अदर एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बीच में कहीं अट्रैक्शन होगा, एक प्रोटीन का हाइड्रोजन दूसरे का OH उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. ये सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का सल्फाइड लिंकेज भी वहाँ पे मिलेगा. तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से भी इस तरीके से भी. सो दे आर बेसिकली पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कैन अरेंज इट वेरी वेल विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायसल्फाइड लिंक. इनसोल्युबल इन वाटर. वॉटरमध्ये काय आहे, इनसोल्युबल आहे. वाटर में क्या है वहाँ पे इनसोल्युबल है. वाटर में इनसोल्युबल है इसका मतलब क्या है, याद रखने के लिए बहुत आसान है. जैसे मैंने कहा है कि केराटिन है. केराटिन है. केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट है. आपके जो नेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट है. वुल जो होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है. इनसोल्युबल इन वाटर. अगर हेयर में जो प्रोटीन है वो सोल्यूबल हो जाता तो हमें प्रॉब्लम आती ना, सर के ऊपर बाल भी नहीं रहता. ठीक है. केराटिन, तो केराटिन इज वाटर इनसोल्युबल, यू कैन से फाइब्रस प्रोटीन. मायोसिन. मायोसिन मतलब क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है कि जो मसल्स में प्रेजेंट होता है. जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, वो भी इनसोल्युबल है. सो सी बेसिकली दिस आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप. ठीक है. ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आप लोगों को. मतलब बायोलॉजी में पढ़ा होगा नहीं होगा आई डोंट नो, याद है नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है. मेरी तरीके से मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे 2 मार्क का क्वेश्चन तो ज़रूर वहाँ पे पूछा जा सकता है. अब यहाँ पे आगे का जो हमारा लेक्चर होगा बेसिकली वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं. बट एक है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ऐसे नहीं पढ़ाने वाली आपको कि जो इधर दिया हुआ है वैसे ही उसी तरीके से नहीं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है बेसिकली कि उसमें ये है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो जैसे चेंज होगा वैसे उसकी वैरायटी चेंज होगी, उसके फंक्शंस जो है वो चेंज होंगे. तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसे टाइप्स वहाँ पे, टाइप्स नहीं
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है बेसिकली वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में जो जो भी हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, बिकॉज ये लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स आप याद रखोगे उतने पॉइंट्स आपको आगे काम में आएंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से देखो, सोचो क्या क्या दिया है। अमीनो एसिड्स के बारे में हमने कंप्लीशन किया है। आर की जगह पे कोई भी ग्रुप वहाँ पे आपने अटैच किया, वो ग्रुप COOH होगा तो बन जाएगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड। आर की जगह पे अगर आपने फिर से NH2 ग्रुप वहाँ पे अटैच किया तो वो बन जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। आर की जगह पे आपने कोई दूसरा ग्रुप अटैच किया, COOH नहीं है, NH2 नहीं है, तो वो बन जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है उसका भी डिस्कशन हमारा हुआ है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं कि जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाते, हमें वो डाइट से बाहर से लेने पड़ते हैं, दोज आर सेड टू बी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ज्विटर आयन का फॉर्म भी दिखा सकते हैं, बिकॉज उसमें NH2 भी प्रेजेंट है और COOH भी प्रेजेंट है, तो ज्विटर आयन के फॉर्म में वो आपको मिलते हैं डाइपोलर आयन के। कुछ मतलब ऐसे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है कि जो आपको pH के बेसिस पे, pH अगर चेंज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन का बाय एनी मीन, वो pH अगर चेंज हो रहा है तो उसका फॉर्म भी चेंज होता है। जैसे एलानाइन ज्विटर फॉर्म में मिलता है, कैटियोनिक फॉर्म में मिलता है, एनियोनिक फॉर्म में मिलता है, ये हमने वहाँ पे देखा है। सो ज़रूरी नहीं है कि उसी pH पे दूसरा अमीनो एसिड वही तरीके का कैटायन या उसी तरीके का अनायन दिखाए, अलग अलग होते हैं। 7.4 pH पे उन्होंने दिया है कि फिजियोलॉजिकल 7.4 pH जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन का फॉर्म वहाँ पे दिखा सकता है। उसके बाद हमारा जो भी डिस्कशन हुआ इट इज़ ऑल अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ली है, अभी तक यही पता चला है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं मतलब प्रोटीन्स आर सेड टू बी मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सो दोज अल्फा अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज सेड टू बी पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड क्या है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हुआ हमारा। उसके बाद मैंने आपको एक डाईपेप्टाइड का लिंकेज दिखाया जो कि वहाँ पे ग्लाइसिन और एलानाइन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो वो डाईपेप्टाइड है जिसे ग्लाइसिल एलानाइन भी कहा जाता है, ये मैंने दिखाया। और वो जो डाईपेप्टाइड है उसके साथ अगर और एक अल्फा अमीनो एसिड आप अटैच करते हो सो इट विल बी ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड के साथ और एक अटैच करते हो अल्फा अमीनो एसिड, वाटर रिमूव करते हो तो इट विल बी टेट्रापेप्टाइड इन दिस वे, ठीक है। ये इस तरीके का जो भी कनेक्शन है वो आगे तक बढ़ता रहेगा। बट जब 10 से ज़्यादा अल्फ़ा अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंकअप है तो हम उस चेन को वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड लिंक वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है। वाटर रिमूवल के बाद बेसिकली जो भी आपने अमीनो एसिड लिया है, वाटर रिमूवल के बाद उसका जो भी पार्ट बचता है, ठीक है, उसको अमीनो एसिड रेसिड्यू कहा जाता है इन अ शॉर्ट, ठीक है। और वही पार्ट हम अटैच करते हैं विद अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि व्हाट अबाउट C एंड N टर्मिनल। C टर्मिनल मतलब अगर दोनों तरफ हमने देखा, इस तरफ COH ग्रुप फ्री एंड में मिल रहा है तो ये C टर्मिनल है, इस तरफ अगर NH2 ग्रुप फ्री एंड में मिल रहा है तो ये आपका N टर्मिनल है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ग्लाइसिन रेसिड्यू जो होता है, ग्लाइसिन का रेसिड्यू अगर हमने देखा तो उसमें N टर्मिनल आपको सिर्फ मिलेगा। सो ग्लाइसिन का रेसिड्यू आपका क्या होगा वहाँ पे N टर्मिनल होगा, वेराज एलानाइन का जो रेसिड्यू मिलेगा वो C टर्मिनल का रेसिड्यू आपको मिलेगा। ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो कि आपके सामने है ही, टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमने डिस्कस किए थे। ये जो टाइप हमने डिस्कस किया हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन मोलिकुलर शेप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे मैंने कहा है कि ग्लोबुलर है, स्पेरिकल शेप है, तो एक दूसरे में वो क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड बना लेते हैं। वाटर यहाँ पे सोल्यूबल है,
देन एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस का थोड़ा याद रखो, इस तरीके से मॉलिक्यूल एक दूसरे से पैरेलल पोजीशन में अरेंज होते हैं। वो जो पैरेलल पोजीशन में अरेंज होते हैं, दे आर लिंक टू ईच अदर विथ अ पॉलीपेप्टाइड, नो डाउट, बट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज एज वेल। इसलिए तो वो पैरेलल रह पाते हैं इस तरीके से। फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली रॉड लाइक शेप होता है उनका, एलोंगेटेड रॉड लाइक शेप होता है, वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In next lecture we will be focusing on structure of proteins.